हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स टू यू। आज हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे मेडिकल थेरेपी के बारे में। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे थेरेपीज हैं जिनके थ्रू इंसानों का इलाज किया जाता है, लेकिन हम आज 3 थेरेपीज के बारे में जानेंगे जो है होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। हम इन थेरेपीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, हम बस इन्हें डिटेल कर रहे हैं। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने वाले थे जर्मन के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। इन्होंने 1755-56 के बीच ही इस पर रिसर्च चालू कर दी थी और 1796 आते आते इन्होंने दुनिया के सामने इसे प्रूफ भी कर दिया कि ये इंसानों का इलाज करने के लिए कैपेबल है। डॉक्टर हैनीमन के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस 3 ऐसे कारण होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। इन तीनों को डिनोट करने के लिए उन्होंने एक नाम चुना जो था मियाज। डॉक्टर हैनीमन ने लॉ ऑफ सिमिलर और सिंगल मेडिसिन रूल बनाया। लॉ ऑफ सिमिलर के अनुसार किसी भी पेशेंट को दवाई वैसे ही दी जाएंगी जैसे रोग के सिम्टम्स होंगे। मतलब कि अगर आपको तेज बुखार है और किसी दूसरे इंसान को बुखार आता तो है लेकिन रुक रुक के आता है, तो रुक रुक के आने वाले इंसान को अलग दवाई दी जाएगी और तेज बुखार लगातार बना रहता है उसको अलग दवाई दी जाएगी और दवाइयों के भी सेम सिम्टम्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर वो उन दवाइयों का सेवन किसी नॉर्मल इंसान ने किया तो उन्हें भी वैसे ही सिम्टम्स होंगे जैसे बीमार हुए इंसान को रोग के कारण सिम्टम्स आ रहे हैं। होम्योपैथी में दवाइयाँ ऐसे ही बनती हैं जिसमें रोग और दवाई दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। होम्योपैथी में सिंगल मेडिसिन रूल अपनाया जाता था पहले। अब के डॉक्टर होम्योपैथी में एक से ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं और वो भी मेडिसिन के डोजेस जो होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है होम्योपैथी में, इसलिए होम्योपैथी की दवाएं बहुत लंबी चलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोपैथी के बारे में। एलोपैथी ये नाम 1810 में सैमुअल हैनीमन ने ही रखा था। एलो का मतलब होता है अलग और पैथी का मतलब होता है इलाज, मतलब कि अलग तरह का इलाज, जिसे हम में से कुछ लोग अंग्रेजी दवाइयाँ भी बोलते हैं। क्योंकि ये वेस्ट में इन्वेंट हुआ था इसलिए लोग इसे अंग्रेजी दवाइयाँ या अंग्रेजी ट्रीटमेंट बोलते हैं। शुरू में जब ये लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट में आया, तो लोग इसे नहीं पसंद करते थे, इसे लेने से कतराते थे क्योंकि ये सबके लिए नया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसका यूज़ करना शुरू किया, सब पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ क्विक रिलीफ देने में बहुत ही कारगर थी और इसीलिए एलोपैथी दवाइयों ने बहुत ही कम टाइम में अपना नाम पूरी दुनिया में कायम कर लिया। एलोपैथी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉडर्न साइंस के थ्रू डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। दुनिया के कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एलोपैथी के हर रिसर्च पर कड़ी नज़र बनाए हुए रखते हैं। एलोपैथी की दूसरी सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसके डॉक्टर हो, नर्सेस हो, फार्मासिस्ट हो या इस सर्विस में कोई भी अपनी ड्यूटी दे रहा हो, वो सब अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए होते हैं, उसके बाद ही अपनी सर्विस देते हैं। एलोपैथी की एक और भी बहुत बड़ी खासियत है, वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन या ट्रीटमेंट। जी हाँ, रोग होने से पहले ही अपना इलाज कर लेना ताकि वो रोग हमें ना हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने है कोरोना वैक्सीन के रूप में। आप सब ये जानते ही होंगे कि छोटे बच्चे के जन्म के बाद उसे बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में ही रहते हुए उसे वैक्सीन देना चालू हो जाती हैं ताकि जब वो पैदा हो, दुनिया में आए या फिर मैच्योर हो, बड़ा हो, तो आगे की लाइफ में उसे इस तरह की कोई भी खतरनाक बीमारी का सामना ना करना पड़े। और ये एलोपैथी में ही संभव हो पाया है, ये होम्योपैथी या आयुर्वेदी में पॉसिबल नहीं है। एलोपैथी की इतने सारे एडवांटेज के बाद कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, जैसे कि एलोपैथी की महंगी दवाइयाँ जो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है अफोर्ड करना। ऐसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ बना के रखी हैं, लेकिन कभी कभी इतनी महंगे ट्रीटमेंट के सामने ये पॉलिसीज़ काम नहीं करती क्योंकि एलोपैथी में कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनके खर्च करोड़ों लाखों के आते हैं, जिस कारण बहुत सारे लोग दुनिया में बीमारी से जूझते हुए अपनी जान दे देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि एलोपैथी की दवाइयाँ कभी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं, वो सिर्फ बीमारी को लंबे समय तक दबा कर रखती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट हमें इन फ्यूचर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात कि एलोपैथी की दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। जी हाँ, आप लोग बहुत होंगे जो इस चीज़ को झेल चुके होंगे कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी स्किन और बॉडी पे दिखते हैं। कभी कभी इन दवाइयों के रिएक्शन से तो बॉडी पे भयानक खुजली होती। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अपने आयुर्वेद के बारे में।
आयुर्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति की उपाधि मिली हुई है। माना जाता है कि आयुर्वेद सृष्टि के निर्माण के समय ही लिख दी गई थी। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद यानी कि सब्स्टिट्यूट मानते हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि अथर्ववेद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके उपचार के बारे में ही लिखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद का ज्ञान पहले देवताओं को था, लेकिन मानव कल्याण के लिए उन्होंने इसका ज्ञान सबसे पहले अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों के बाद इसका ज्ञान भगवान धन्वंतरि को दिया गया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि और विद्वान लोग आए जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाते चले गए। पर अभी प्रेजेंट के टाइम में अगर दुनिया में किसी ने आयुर्वेद को ख्याति दी है तो वो पॉसिबल हो पाया है बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण आचार्य के कारण ही। आयुर्वेद का ही सबसे बड़ा पार्ट है योग, और योग और आयुर्वेद को दुनिया में इतना प्रसारित और प्रचारित करने का जो काम किया है वो बाबा रामदेव के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, जिसे अब पूरी दुनिया लोहा मानती है। आपको बता दें कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जो है अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी में वात, पित्त, कफ ये 3 धातु दोष होते हैं, जिसके अनबैलेंस होने के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। वात, पित्त और कफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वात, क्योंकि अगर सबसे पहले वात इन्फेक्टेड हो गया तो वो पित्त और कफ को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, जिससे इंसान पूरा का पूरा बीमार हो सकता है। वात करता है इन 5 महाभूतों में हवा से। अगर हम किसी अपोजिट वेदर में घूम फिर लेते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो वात अनबैलेंस हो जाता है। पित्त दोष इन 5 महाभूतों में अग्नि को बिलोंग करता है। कफ दोष तो छाती से ऊपर के पार्ट में होती है और ये बिलोंग करती है जल और पृथ्वी। आयुर्वेद में जो भी ट्रीटमेंट होते हैं ये 3 दोषों को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ होती हैं वो हर्बल होती हैं, 100% नेचुरल होती हैं। आयुर्वेद में किसी भी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आयुर्वेद के अंदर होम्योपैथी, एलोपैथी, हाइड्रोपैथी, नेचुरोपैथी, योग, सर्जरी, पल्स डायग्नोसिस ये सारे आते हैं। अगर एलोपैथी के जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें तो आयुर्वेदिक में वो काम करता है योग। जी हाँ, आपने ये नारा तो सुना ही होगा, करे योग रहे निरोग। आयुर्वेदिक में भी शल्य तंत्र यानी कि सर्जिकल टेक्निक्स बताए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी किसी ने इसे किया नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यकीन है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।